So, welcome, guys. This is the first session of US taxation enrolled agent. So, today's 11th of March. It's a big day for all of us because आज जो हम नए साल की पहली बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं. So, I'm very hope कि आप सभी इस पर्टिकुलर लाइव बैच में प्रॉपर पार्टिसिपेट करेंगे, टाइम से आएंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में करने वाले हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पर डेज को 2 दिन एक्स्ट्रा लिया है. 4 डेज हमारी क्लासेस होने वाली हैं आने वाले समय में. तो आज पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करूंगा कि हमारी स्टडी की अप्रोच क्या रहने वाली है, जब तक मीनवाइल सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं. सो आप सभी जानते हैं कि यूएस टैक्सेशन एनरोल्ड एजेंट बेसिकली आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पार्ट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3. तो पार्ट 1 एक ऐसा सेगमेंट है कि अगर आपने इसको ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया तो आपको पार्ट 2 बहुत आसान लगेगा. आई गेस सभी को स्क्रीन विजिबल हो गई होगी. स्क्रीन पे आपको सभी को विजिबल होगी. तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा सा 10 मिनट में आपके लूंगा, जिससे कि आपको स्टार्टिंग से स्टडी प्लान के बारे में समझ में आए, किस तरीके से आपको अपनी पूरी स्टडी करना है. अराउंड 50 समथिंग अभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं. वैसे अराउंड 90 स्टूडेंट हैं इस बैच में. 100 के ऊपर तो हम लेते नहीं इस सेगमेंट में, फिर बाकी सब रिकॉर्डिंग में जाते हैं. सो सर, इनरोल्ड एजेंट 2023 11 मार्च को हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है 100% कि अगर आपने इस पूरी लाइव बैच को अटेंड कर लिया डेडिकेशन के साथ में, चाहे आप लाइव आए रिकॉर्ड आए उसे मैटर नहीं, पर लाइव की बात ही अलग होती है, तो आपका पास होने के चांसेस 100% है. मतलब अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि जो लाइव क्लासेस पूरी अटेंड कर लें और मेरे स्टडी प्लान को फॉलो करके फेल हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर इसको पास करने के लिए हमारी अप्रोच क्या क्या होने वाली है. तो आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड्स देखने को मिल रही होगी. सबसे पहले तो हम आज आवर अप्रोच और इस पर्टिकुलर बैच की अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी पूरी स्टडी आपको प्लान आउट करनी है. थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइम से सभी आए, बिकॉज बीच बीच में स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं तो फ्लो थोड़ा सा टूट जाता है. तो अप्रोच आपके सामने लिखी हुई है. एक एक अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से स्टडी में कंटिन्यू करना है. सबसे पहले एक तो लाइव क्लासेस है. जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे जो अभी मैं ओरिएंटेशन भी आपको पढ़ा रहा हूं, ये सेम आपको हमारे एलएमएस के अंदर रिकॉर्डेड वर्जन में भी मिलेगा. तो आपको एक टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की जरूरत है कि सर अगर हमारी क्लास किसी दिन छूट भी गई तो डेफिनेटली आपको उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी. उसके बाद ओवर द पीरियड यूएस टैक्सेशन, यूएस सीपीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद स्पेशली टैक्सेशन फील्ड में मैंने ऑब्जर्व किया कि जो रिव्यू प्रोवाइडर्स हैं, जो बुक्स हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत टेक्निकल पड़ती है. तो इस बार मैं आपको पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं और इन नोट्स के अंदर बहुत सारे चार्ट्स, पीपीटीज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे और लेमन टर्म में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत करके नोट्स को डिजाइन किया है. अब आपको इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे, बिकॉज एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, सभी जानते हैं. कई स्टूडेंट बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है. आई गेस प्लीज कंफर्म कि 1-2 स्टूडेंट बोल रहे हैं, बाकी सबको तो आ रही है. आई गेस क्लियर है आवाज मेरी? चलिए आ रही है. सो हम डिस्कस कर रहे थे कि सर एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, नेगेटिव मार्किंग 0 है, तो आपको क्लास में स्टडी करना है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है और आपको पास होना है. पार्ट 1 का ग्लोबल पास परसेंटेज 50 to 60% है. 50% स्टूडेंट पास होते हैं, लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट का, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, 95 to 96% के आसपास स्कोर रहता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्लास के नोट्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले नोट्स आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसकी कुछ
स्पेशलाइज्ड हैं। एक तो बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने नोट्स को डिजाइन किया है विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। साथ साथ जहां कहीं भी प्रोविजन में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी, वहां उसी के जस्ट नीचे, प्रोविजन के नीचे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का एग्जांपल भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आईआरएस के पब्लिकेशन, आईआरएस यूएस जैसे इंडिया में टैक्स की बॉडी है, सीबीडीटी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसी तरीके से अमेरिका की जो बॉडी है आईआरएस के पब्लिकेशंस भी हम पढ़ने वाले हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि क्लास को तो अभी अटेंड करें, बट एग्जाम हो सकता है कि वो बाद में प्लान करें। तो आपको अमेंडमेंट्स, अगर आप 2023 में एग्जाम नहीं देते तो 2024 में जो अमेंडमेंट्स आएंगे वो भी आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। बट ये जो बैच स्टार्ट हो रही है स्पेशली फॉर 2023, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लाइव क्लास में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, ये क्लास में जो मैंने पास कार्ड के बारे में बात करने जा रहा हूं, बेसिकली इसको हम लोग एक 1 लाइन क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन के बारे में बात करें, जिसको कुछ लोग पास की बोलते हैं, कुछ उसको फ्लैश कार्ड बोलते हैं। तो नाम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पास कार्ड अगर आप अच्छे से 100% स्टडी कर लेंगे तो ये मान के चलिए 50% to 60% पोर्शन इन पास कार्ड में से आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको लेक्चर डिलीवर करने के बाद बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पास कार्ड हेल्प मिलेंगे। वैसे मैंने पीपीटी में यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है। जैसे आप देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पास की का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक क्वेश्चन है, इफ द गिफ्ट प्रॉपर्टी इज लेटर कन्वर्टेड फ्रॉम पर्सनल टू बिजनेस यूज, व्हाट इज द एडजस्टेड बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी। अब पूरे इंटायर चैप्टर में जब ये छोटी छोटी जगह आता है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई ने प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, उस पर्सनल प्रॉपर्टी को आपने अपने बिजनेस में यूज कर लिया, तो बिजनेस में यूज करते समय उस डेट पर उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी की बेसिस क्या लेना चाहिए। तो उसका जस्ट नीचे सॉल्यूशन लिखा है, द एडजस्टेड बेसिस इज द लोअर ऑफ द ट्रांसफर और एडजस्टेड बेसिस और फेयर मार्केट वैल्यू। जब अभी आप आने वाले समय में पूरे लेक्चर को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सर एडजस्टेड बेसिस क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है। तो दोनों में से जो कम है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हमको गिफ्ट में मिली थी, बाद में हमने उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, तो उसका बेसिस क्या होगा। तो ये क्वेश्चन था, उसका जस्ट नीचे सॉल्यूशन एक पास कार्ड में आपको मेंशन करके एलएमएस में मिलने वाला है। तो सर इससे बेनिफिट ये होगा कि जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं वो एट ए ग्लांस आप क्या कर सकेंगे, रिवाइज कर पाएंगे पूरे सभी चैप्टर्स के। तो एक आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद अब ओवर द पीरियड पढ़ाने के बाद बहुत सारी नई नई चीजें सामने आती हैं। अब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट थ्योरी में बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ स्टूडेंट न्यूमेरिकल में स्ट्रांग होते हैं। तो अब हमने क्या किया है कि एक सेगमेंट बना लिया है, अलग से आपको एलएमएस में देखने को मिलेगा, कोर क्वेश्चंस। वो कोर क्वेश्चन को मैंने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, दूसरे होंगे आपके लैंग्वेज ट्रिगर क्वेश्चंस, और तीसरे होंगे आपके प्रोविजनल एनालिसिस क्वेश्चंस। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ओवर द पीरियड हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी 4 डेज की जो क्लास है उसमें एक दिन हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए रखने वाले हैं, और उस पर्टिकुलर डे पर इन वेराइटी ऑफ टाइप्स के क्वेश्चंस को भी हम क्या है करने वाले हैं। तो इसीलिए सैटरडे संडे के अलावा मैंने आप लोगों से 2 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं। तो एक दिन एटलीस्ट हम क्या करेंगे, सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को क्लास में करेंगे। लेकिन क्लास में हम क्वेश्चन को तभी अच्छे से कर पाएंगे अगर आप प्रोविजन को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करके आएंगे, अगर आप पूरे पास कार्ड को पढ़कर आएंगे, आप लेक्चर को प्रॉपर सुनकर आएंगे, तब जाकर आपको टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर देने में थोड़ी सी आसान, मतलब आप थोड़ा सा कन्वीनियंट फील करेंगे। तो ये हमारी अप्रोच होने वाली है।
और ये रिकॉर्डेड हो रहा है, तो जब कभी भी आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक अप्रोच पता होनी चाहिए कि सर हमें कैसे कैसे करना है। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चंस के जैसे मैंने एग्जांपल लिखे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस जब मैं आपको ओवर द पीरियड टीच करूंगा, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के एग्जांपल लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है उसमें आप एक वर्ड देख रहे होंगे, ऑल द फॉलोइंग्स आर रिक्वायरमेंट टू क्लेम हेड ऑफ द हाउस होल्ड फाइलिंग स्टेटस एक्सेप्ट। ये जो एक्सेप्ट वर्ड है ना, बहुत जगह आएगा, मतलब जितनी भी प्रोविजन आप आने वाले समय में पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह आपको एक्सेप्ट वर्ड, ये नॉट वर्ड, मस्ट बी वर्ड, इनके कारण बहुत सारे इंटरप्रिटेशन इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इनके ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि ईए की एग्जाम बेसिकली टैक्स की एग्जाम है, तो टैक्सेशन में आपका इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सारी अप्रोच हमारी क्लास में होने वाली है। उसके बाद आप इस शीट को अपने माइंड में बिठा लीजिए, एक फ्लाइंग क्विज सीरीज होगी और एक मॉडल टेस्ट पेपर जिसका नाम है फाइनल मॉडल टेस्ट पेपर, उसके साथ में लिखा है 300। मैंने पूरे डिटेल एनालिसिस करके 300 क्वेश्चन को डिजाइन किया है। अगर आप पूरा सिलेबस को स्टडी करने के बाद पहले सेगमेंट में जाएंगे जिसका नाम है फ्लाइंग क्विज, जिसके अंदर क्वेश्चंस होंगे प्रोविजनल प्लस लैंग्वेज ट्रिगर क्वेश्चंस, और सेकंड में जब आपका पूरा सिलेबस यहां पर फिनिश हो जाएगा, जैसे आपने पार्ट 1 को पूरा फिनिश कर लिया, ऑल डन सर, हमने आपके पूरे लेक्चर को वॉच कर लिया, हमने यूनिट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए, अब क्या करना है सर, क्या मुझे एग्जाम दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर मुझे तो लगता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा हर यूनिट में 80% या 90% स्कोर आ रहा है, क्या सर स्टिल मैं रेडी हूं या नहीं हूं? हु विल डिसाइड दैट? तो ये फाइनल मॉडल टेस्ट पेपर डिसाइड करेंगे। इसके लेवल है 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मेरी आपको गारंटी है, आप इन 3 पेपर को मुझे पास करके दीजिए, आप 101% इनरोल्ड एजेंट बनेंगे। ये मैं आपको ओपन चैलेंज के साथ कहता हूं। ये वीडियो आप संभाल के रखना। पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपने अगर ये 300 क्वेश्चन में 100 का पहला मॉडल टेस्ट पेपर लूंगा मैं आपका, उसके 3-4 दिन बाद सेकंड लूंगा, फिर उसके 2-3 दिन बाद सेकंड मॉडल टेस्ट, तीनों पेपर में अगर आप पास होते हैं, आपको इनरोल्ड एजेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको, आप अगर स्टैम्प पेपर लेके आ जाना मेरे पास, सर लिख के दे दो हम पास हो रहे हैं, लेकिन सर अगर हम इन 300 क्वेश्चंस को में पास नहीं होते तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपनी अप्रोच को वापस से क्या करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी। इसीलिए ये 300 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट आपके अकाउंट में अभी एक्टिवेट नहीं है। आप देखिए, आपको जो मैंने एक्टिवेशन दिया है अभी, इसमें ग्रैंड फिनाले करके ये पार्ट 1 आता, वो मैंने किसी को भी एक्टिवेट अभी नहीं किया, क्योंकि वो मैं सबको एक्टिवेट नहीं करूंगा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं पहले उनको ही करूंगा, क्योंकि वो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, रेगुलर अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुझे भेज रहे हैं। नहीं तो आपने शॉर्टकट में चले जाओगे कि सर ये 300 क्वेश्चन को हम कर लें, तो वो मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस पहले आपको तैयार करना है, यूएस टैक्सेशन को आप अच्छे से समझ सकें। आप हर यूनिट के अंदर मुझे एक मिनिमम परसेंटेज जो मैंने रखा है 75 to 80% आप स्कोर करें। आप पूरा रिवाइज कर चुके हैं और फिर आप मुझे मेल डालेंगे, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करेंगे कि सर मुझे क्या अब एग्जाम दे देनी चाहिए। अब ये बात मैंने क्यों रखी है सामने, पता है? $200 का एक पेपर है, तो $200 को अगर इंडियन करेंसी से मल्टीप्लाई किया जाए 16 to 17,000 रुपीज एक पेपर की कॉस्ट, 16-17 हजार रुपए आपके लगने वाले हैं। तो एक बार आप अपने आप को घर पे आजमा लीजिए। तो एक बार नहीं आजमाना मैंने, 3 बार, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि नहीं सर, एज पर योर गाइडेंस एंड ऑल वी आर रेडी। मैंने इन 300 क्वेश्चंस में से सर 80% बिल्कुल मेरे सही आए, तो मैं भी एक कॉन्फिडेंस हो जाऊंगा और आप भी कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, और आपको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप क्या कर पाएंगे, एग्जाम को लिख पाएंगे। और मेरा आप लोगों को ये वादा है,
अगर आपने मेरी इस अप्रोच को फॉलो कर लिया, क्लास में अभी राइट नाउ 59 स्टूडेंट ऑनलाइन बैठे हैं लाइव। अगर आप सभी पास ना हो जाए तो आप मुझसे कह देना, आप सबका इंटरव्यू करूंगा मैं, लेकिन कंडीशन एक है कि आपको मुझसे पूछे बिना एग्जाम नहीं देना है। पहली बात, मुझसे पूछे बिना एग्जाम नहीं देना है। दूसरी बात, आपको 100% इस बैच के कोर्स को अटेम्प्ट करना है। मतलब ये जो बैच है, पुराने लेक्चर भी आप देख सकते हैं, पुराने लेक्चर भी मैंने ही पढ़ाए हैं, लेकिन इस बार हर बार कुछ नया करने की मुझे एक इंसान होता है ना कुछ समथिंग बेटर किया जाए पिछली बार से। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे पास हुए, जो कुछ एक आध नहीं हुए या कुछ डिफिकल्टीज मैं भी फेस करता हूँ कि नहीं यार बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते, उसको देखकर ये पूरा कोर्स मैंने डिजाइन किया। तो आप सभी को मेरा ये कमिटमेंट है कि आप इस पर्टिकुलर बैच को 100% अटेंड कीजिए। हमारा कोर्स शुरुआत हो रहा है 11 मार्च को, 15 जून के आसपास कंप्लीट कर देंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, पार्ट 1। बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर हम स्टडी करने वाले हैं। पहली बात, 15 जून के बाद आपसे मैं 7 to 8 डेज लूंगा इन मॉडल टेस्ट पेपर के लिए, और सभी लोग जुलाई फर्स्ट वीक में या 25 जून के आसपास एग्जाम दे देंगे। अगर आपने मेरी इस बात को फॉलो कर लिया, आप मुझे ये तीनों मॉडल टेस्ट पेपर का रिजल्ट भेजना, और जब आप एग्जाम देकर आएंगे उसके आधे घंटे के अंदर तुरंत ही रिजल्ट आता है, या आप एग्जाम देते हैं इमीडिएटली रिजल्ट आता है, आप खुद बोलेंगे कि सर आपने बिल्कुल सही बोला। इतना ज्यादा हार्डवर्क और इतने पैशन के साथ हम स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये केवल एक सब्जेक्ट नहीं है। पार्ट 1 अगर आपने पास कर लिया तो आप इंडिविजुअल टैक्सेशन के एक्सपर्ट हो जाएंगे। और यूएस में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, यूएस टैक्सेशन की इतनी ज्यादा डिमांड हो गई है कि आपको केवल 3 चीजों का अच्छे से नॉलेज हो। पहला, इनरोल्ड एजेंट का सर्टिफिकेशन आपके पास हो, तो लोग ट्रस्ट करेंगे कि नाउ यू आर ईए। और मैं बार बार कई बार आपको बोलता तो एक क्विक बुक, उसका भी हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। क्विक बुक प्रो एडवाइजर के सर्टिफिकेशन का किस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है, और एक डेर्क सॉफ्टवेयर जिससे कि आप इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन के टैक्स के रिटर्न को फाइल कर सकें, उसकी भी ट्रेनिंग हम थोड़े टाइम में लॉन्च करने वाले हैं। तो मैं आपको एडवांस में बता दूं, तो अगर आपने ये तीनों चीजों को अचीव कर लिया, 2023 में आपने इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया है, पूरी उम्मीद है मुझे दिसंबर 2023 में आप इसको पास कर लेंगे। जनवरी फरवरी तक आप मोस्ट प्रोबेबली, अगर थोड़ा सा 1-2 महीने एक्स्ट्रा और ले लूं, तो आपके पास अमेरिका के टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस होगा। और बिलीव मी, ये लाइसेंस बहुत बड़ा लाइसेंस है, आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो मुझे आपसे अगले 11 महीने डेडिकेशन के साथ में चाहिए। अगर आपने अगले 11 महीने, मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया क्योंकि ओवरऑल मैंने इसमें क्विक बुक, टैक्स की जो हमारी अलग से सेशंस होंगे, जिसमें मैं आपको 3 सॉफ्टवेयर, टर्बोटैक्स, ड्रैक सॉफ्टवेयर, और किस तरीके से क्विक बुक का नॉलेज आपको कंप्लीट यूएस टैक्स और यूएस अकाउंटिंग का एक प्रोफेशनल बना देगा। फिर आप अगले 2 साल के अंदर अपने पैकेज को कंपेयर करना और अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर करना कि आज कहां आप स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन मुझे आपसे पूरे 11 महीने चाहिए। इनरोल्ड एजेंट तो 6 to 7 मंथ में आप पास कर लेंगे, और 3-4 महीने की दूसरी ट्रेनिंग जो हमारी ऑप्शनल होगी, आपको नहीं करना हो, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इस क्लास में बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी बिग 4 में काम कर रहे हैं। कई मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं, 2-4 स्टूडेंट मैं देख रहा हूं जिनका पार्ट 2 क्लियर हो चुका है, पार्ट 3 क्लियर हुआ, केवल पार्ट 1 बचा है। तो आप तो अगर लाइव में नहीं भी आते तो चल जाता। फिर आपके लिए एक अलग से फैकल्टी जो है, आपके कई बार डाउट्स, कोई छोटे मोटे डाउट्स हैं, तो वो भी आपको अलग से डाउट्स सेशन में हेल्प करने वाले हैं। वो धीरे धीरे हम सारी चीजों को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो लाइव सेशन है कंप्लीट, ये पार्ट 1, पार्ट 2, 3 मैं ही लेने वाला हूं। तो आई विल बी योर मेन फैकल्टी, जो पूरे कोर्स को मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा 1 मिनट ये पूछना चाहूंगा, कितने स्टूडेंट ये प्लान कर रहे हैं कि सर हमें जून जुलाई में ही एग्जाम देना है? थोड़ा सा ऐसा मुझे जानना बहुत जरूरी। किसी ने ये तो नहीं सोचा है कि सर हमें तो अर्ली देना है? अर्ली पॉसिबल नहीं है।
मार्च अप्रैल में इसकी कोई विंडो नहीं है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सभी लोग, तो मैं एक छोटा सा पोल कर लेता हूं कि कौन से स्टूडेंट जुलाई के आसपास एग्जाम देना चाहते हैं, कौन बाद में देना चाहते हैं। तो एक पोल मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ, बीच बीच में हमारे पोल्स होते रहेंगे ताकि आप लोगों के फीडबैक्स। एक मैंने यहाँ पोल में जुलाई मेंशन कर दिया है और उसके बाद मैंने आफ्टर वर्ड लिख दिया ना, क्योंकि लंबा लिख नहीं सकते, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कितने स्टूडेंट इस बार देना चाहते हैं एग्जाम और कितने स्टूडेंट लाइव क्लास अटेंड करेंगे 100%। मैं ये भी जानना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस को ही देखना कंफर्टेबल होते हैं। तो वोटिंग चल रही है। लाइव क्लासेस का टाइमिंग ग्रुप पे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है। तो 91% जो स्टूडेंट्स हैं, 91% वो ऐसा प्लान कर रहे हैं कि सर जुलाई में ही दें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ठान लिया है कि सर जुलाई में देना है, तो 4 महीने लाइव क्लास को अटेंड कर लीजिए विदाउट मिसिंग एनी सिंगल क्लासेस। और मैंने जो आपको बताया है ये मॉक दे दीजिए और फिर आप मुझे फोन लगाना कि सर आपने सही बोला था सर, इस फाइनल मॉक को देख के हम बहुत कंफर्टेबली क्या है एग्जाम को पास कर चुके हैं। तो मैंने अपना चेहरा दिखाते हुए पब्लिकली ये वीडियोस में मैंने आपको बोल दिया कि ये मॉक टेस्ट पास करे बिना आप एग्जाम नहीं देंगे। सो चलिए आज से हम पहला सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, फिर हम चलिए। सो डे 1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनरोल्ड एजेंट पार्ट 1, और चैप्टर का नाम है फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर्म नंबर 1040। तो आप सभी ने मेरी बेसिक क्लासेस को भी अटेंड किया हुआ है। उस बेसिक क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको एलएमएस में प्रोवाइड की जा चुकी है और इसकी भी उसी एलएमएस में आएगी। तो आज जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि अगर आपने इस पहले टॉपिक को जरा भी गलत समझ लिया तो पूरे के पूरे सिलेबस में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होगा, आखिरी के 5-7 मिनट में आप अपने पास एक नोटपैड को लिख लीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट में प्रॉब्लम्स आ जाए तो आप उस नोटपैड पर उस पॉइंट को मेंशन कर दीजिए क्लास के एंड में, और कोशिश करूंगा मीनवाइल पढ़ाते समय भी आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूं। नहीं तो जब नेक्स्ट डे हमारी क्लास होगी तो आप उसी को रिजॉल्व करा लीजिए, क्योंकि पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको यूएस में टैक्स का रिटर्न फाइल करना हो या टैक्स ही पे करना हो। अब आप सोचिए कि आप एक यूएस में बिजनेस करते हैं, यूएस में इनकम को अर्न करते हैं। तो सबसे पहले आप एक इंडिविजुअल हैं। अभी मैं पूरा जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर आप यूएस में एक इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कैसे आती होगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने नोट्स में कुछ स्पेसिफिक चीजों को हाईलाइट किया हुआ है जिससे कि आपको एमसीक्यू पढ़ते समय प्रॉब्लम्स ना आए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स में कि फेडरल लॉ, अमेरिका में चलता फेडरल लॉ। फेडरल मतलब सेंट्रल टैक्स होता है जो कि हर स्टेट वाइज नहीं, पूरे अमेरिका में एक जैसा एप्लीकेबल होने वाला है। इसको हम बोल रहे हैं फेडरल लॉ। तो एज पर भी फेडरल लॉ 3 कैटेगरी यहां पे आपको देखने को मिल रही होंगी। सबसे पहले यूएस सिटीजन, उसके बाद रेसिडेंट एलियन। ये क्या होते हैं मैं समझाने वाला हूं आपको। तो फेडरल लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप एक यूएस के सिटीजन हैं या रेसिडेंट एलियन हैं, अब आपके लिए वर्ड नया होगा सर ये एलियन क्या है, वो मैं समझाऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो दोनों वर्ड के ऊपर आप ध्यान से फोकस कीजिए कि अगर आप एक यूएस सिटीजन हैं और एक रेसिडेंट एलियन हैं तो आपको वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा। वर्ल्ड वाइड इनकम, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान के चलिए निक जोन्स का आपने नाम सुना होगा, हस्बैंड ऑफ प्रियंका चोपड़ा। वो वहां का यूएस का सिटीजन है, वो एक सिंगर है या जो भी है, सिंगर है या म्यूजिशियन है। अगर वो इंडिया में आकर कोई शो को परफॉर्म करे
और इंडिया में उसकी जो शोज से जो भी इनकम होगी उसके ऊपर भी उसको अमेरिका में टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि फेडरल लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आप एक बार यूएस के सिटीजन हैं या आप यूएस के रेसिडेंट एलियन है, सिटीजन और रेसिडेंट में फर्क होता है। सिटीजन जैसे जो वहां पर बॉर्न हुआ वो वहां का सिटीजन है, कोई अमेरिका में पैदा होगा, जैसे अगर हम भारत में पैदा हो तो वी आर दी सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे ही जो अमेरिका के नागरिक हैं जो अमेरिका में ही पैदा होते हैं, जिनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप अगर हम बात करें तो वो अमेरिका में ही, तो वो यूएस सिटीजन होगा। लेकिन बहुत सारी इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वो अपने यहाँ स्किल टैलेंटेड को बुलाती है कि आप हमारे देश में आके वर्क कीजिए। तो एक रेसिडेंट एलियन की डेफिनेशन को भी हम समझने वाले कि हु इज द रेसिडेंट एलियन, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आपके दिमाग में 2 वर्ड क्लियर होना चाहिए पहले डे से कि अगर वो यूएस सिटीजन है या रेसिडेंट एलियन है तो वर्ल्ड में कहीं पर भी इनकम कमा ले। मतलब अगर निक जोन्स अमेरिका के अलावा भारत में भी कोई इनकम कमा रहा है और अगर वो क्योंकि यूएस का सिटीजन है, उसको एज पर फेडरल टैक्स लॉ अमेरिका में टैक्स पे करना। तो यहां पर इसीलिए मेंशन किया गया वर्ल्ड वाइड इनकम। तो 2 लोगों के साथ में मेंशन किया है वर्ल्ड वाइड इनकम में, एक यूएस सिटीजन के साथ में मेंशन किया है और एक रेसिडेंट एलियन के साथ में मेंशन किया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है, subject their entire world income to the taxation under the US tax law। तो यहां पर जब अगर आप इंडिविजुअल के रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो जब आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तो 2 प्रकार के रिटर्न हैं, एक होगा फॉर्म 1040 और एक होगा 1040 SR, जो कि सीनियर हैं, सीनियर रेसिडेंट जिनकी एज ज्यादा हो जाती है। वो रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ेंगे कि सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं। लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि वहां पर 1040 फॉर्म एप्लीकेबल होता है अगर आप यूएस सिटीजन है या रेसिडेंट एलियन है, तो आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर एक ऐसा और कौन सा पर्सन हो सकता है जिसको वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स नहीं देना हो, अगर आपके दिमाग में वर्ड आ जाए तो सर यहां पर एक वर्ड आएगा नॉन रेसिडेंट एलियन। तो हम 3 कैटेगरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहां पर नीचे मैंने तीनों को प्रिस्क्राइब कर दिया है। तो ग्रीन को तो वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स देना है, और अगर आप एक रेसिडेंट एलियन है तो चाहे सिटीजन और रेसिडेंट एलियन के लिए एक जैसे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर आप अमेरिका के सिटीजन हैं तो भी आपको वर्ल्ड की इनकम पर टैक्स देना है, रेसिडेंट एलियन है तो भी वर्ल्ड की इनकम पर टैक्स देना है, और नॉन रेसिडेंट एलियन है तब कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देना है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो सर आपने ये अभी डेफिनेशन हमें समझाना है, तो आपके सामने नॉन रेसिडेंट एलियन को समझाया गया। वैसे की मूवी थी वहां से पिक्चर उठाई है, बट लेकिन आपको ध्यान रहे इसलिए वो पीपीटी में मैंने इसको मेंशन करा। मैं जस्ट मोमेंट आ रहा हूं, 1 सेकंड। अब सर अगर हम ये समझ लें कि हु इज रेसिडेंट और हु इज नॉन रेसिडेंट तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा स्टार्टिंग से ही। तो पूरी डेफिनेशन को अगर हम पढ़ें तो यहां पर मैंने येलो पॉइंट में 2 पॉइंट्स लिखे कि अगर आपके पास या तो ग्रीन कार्ड नहीं है अमेरिका का, और एक वर्ड लिखा है वहां पर आप सब्सटेंशियल प्रेजेंस नहीं है, मतलब आप अमेरिका में तो हैं बट अमेरिका में आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, और ना ही वहां पर आप इतना समय रहते हैं कि हम आपको रेसिडेंट एलियन मान लें, तो आप क्या माने जाएंगे, नॉन रेसिडेंट एलियन आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। मतलब सर एक सिटीजन के लिए क्राइटेरिया अलग है और रेसिडेंट एलियन के लिए क्राइटेरिया अलग है और नॉन रेसिडेंट के लिए क्राइटेरिया अलग है। लेकिन हमें यह समझना है कि हम नॉन रेसिडेंट एलियन ऐसे पर्सन को बोल रहे हैं जिसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है। अब सर ये ग्रीन कार्ड क्या होता है, तो वो हमें ग्रीन कार्ड में जाके पढ़ना पड़ेगा, बट इतना आप सभी जानते हैं ग्रीन कार्ड वहां के इमिग्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। अब आप बोलोगे सर वो हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि ग्रीन, तो हम ग्रीन कार्ड नहीं पढ़ रहे हैं, बट आपको इतना पता करना है। अब कल को जैसे इंडिया में आधार कार्ड किन किन को प्रोवाइड किया जाता है वो आपको पता है क्या? अब आप बोलोगे सर जो भारत में पैदा हो गया उन्हीं को आधार कार्ड मिलता, नहीं, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। भारत के बाहर पैदा होने वालों को भी आधार कार्ड मिल जाता है। तो ऐसे ही अमेरिका की एक रिक्वायरमेंट है कि वहां के इमिग्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग
कुछ लोगों को ग्रीन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट से, इमिग्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग। बट वी आर नॉट, हम यहाँ पे इमिग्रेशन लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता करना है कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है और सब्सटेंशियली प्रेजेंस नहीं है, अब सब्सटेंशियली प्रेजेंस क्या है उसको हम समझेंगे, तो आपको नॉन रेसिडेंट एलियन मान लिया जाता है। चलिए सर हम एक नॉन रेसिडेंट एलियन हो गए, तब क्या करना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैंने मेंशन की है और बहुत बड़े अक्षर में मेंशन की है। Non-resident alien are taxed only their income from the source within the US. अब आप सोचिए, मान के चलिए आप एक स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, वहां पे आप अपनी स्टडी करने के लिए जाते हैं अमेरिका में। अब आप तो अभी अभी गए हैं, वहां के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफाइड आवर्स आपको वर्क करना अलाउ किया गया, अब वहां पे आपने इनकम अर्न कर ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सर अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो उसको केवल वही इनकम के ऊपर टैक्स देना है जो यूएस सोर्स से जनरेट होती है या यूएस में बिजनेस करने से जनरेट होती है। इसका मतलब ऐसा सोचो कि आप में से कोई इनरोल्ड एजेंट बन जाए और वहां पर 2024 में पहुंच जाए, जनवरी फरवरी मार्च। अब आप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं, किसी और रीजन से जा सकते हैं, H1 वीजा पे जा सकते हैं, बहुत सारे वीजाज होते हैं, वहां चले गए क्योंकि सर वहां पे अभी मेरा सब्सटेंशियल प्रेजेंस तो नहीं है। अब आप अक्टूबर में गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपने 2024 में इनकम अर्न कर ली, अब 2024 का ईयर खत्म हो गया, आपको टैक्स देना है, तो कौन से स्टेटस से पे करोगे? तो सर मेरे पास तो ग्रीन कार्ड भी नहीं है, मैं तो रेसिडेंट एलियन भी नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? नॉन रेसिडेंट एलियन हूं। तो नॉन रेसिडेंट एलियन, इसके पहले आप इनकम कुछ इंडिया में कमा कर आ रहे होंगे 9 मंथ की, तो क्या वो 9 मंथ की इनकम के ऊपर भी टैक्स देना पड़ जाएगा क्या? तो यहां पे स्पेसिफाइड किया गया है कि नॉन रेसिडेंट एलियन को केवल ऐसी इनकम के ऊपर टैक्स देना है जिसका सोर्स इनकम क्या हो, फ्रॉम द सोर्स विद इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या बिजनेस का जो कंडक्ट है, ट्रेड और बिजनेस कहां पे किया जा रहा हो, अमेरिका में किया जा रहा हो, तब आपको नॉन रेसिडेंट एलियन को भी क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। एम आई क्लियर? तीनों बातों पे आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अमेरिका की स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनाते समय आपको दो बहुत अच्छे से समझा दिया गया, इसी प्रकार के आपको कलरफुल नोट्स मिलने वाले हैं सारे। तो आपको जहां जहां मैंने कुछ स्पेसिफिक बातें लिखी हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। रेसिडेंट एलियंस आर जनरली टैक्स्ड ऑन देयर वर्ल्ड वाइड इनकम सिमिलर टू यूएस सिटीजन। आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि यूएस सिटीजन के लिए भी एक ही प्रकार का लॉ होगा और रेसिडेंट एलियन के लिए भी एक ही प्रकार का लॉ होगा। तो सर रेसिडेंट एलियन के लिए दो टेस्ट कंपलसरी होते हैं, एक होता है ग्रीन कार्ड टेस्ट और एक होता है सब्सटेंशियल प्रेजेंस टेस्ट। तो अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, सर ग्रीन कार्ड है तो फिर सब्सटेंशियल प्रेजेंस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर ग्रीन कार्ड नहीं है तो फिर सब्सटेंशियल प्रेजेंस देखेंगे। तो दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो गई तो आपको वर्ल्ड वाइड देना पड़ेगा। तो अब आपका क्वेश्चन था सर ये ग्रीन कार्ड क्या होता है? ए नॉन रेसिडेंट एलियन इज लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द यूएस। लॉफुल परमानेंट, पीआर मिलती है ना, जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग कहां जाते हैं? कनाडा जाते हैं ना, पंजाबी बहुत सारे ज्यादा जाते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो ऐसे अमेरिका भी जाते हैं। तो अमेरिका के इमिग्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, इमिग्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग, तो आपको वहां की क्या मिल जाती है? परमानेंट रेसिडेंशियलशिप मिल जाती है। अब सर ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप में डिफरेंस है। सिटीजनशिप में आपको वोटिंग राइट मिलता है, ग्रीन कार्ड में नहीं मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इमिग्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप वर्ल्ड में कहीं भी इनकम कमा लो। आपकी ग्रीन कार्ड है, आप इंडिया में आओ घूमने के लिए 3-4 महीने और कोई काम से इनकम अर्न कर लो, यूएस गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर यूएस गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मैंने इनकम कमाई है? आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था ना, सर अमेरिका में तो इंडिया में आया घूमने, अमेरिकन गवर्नमेंट को कैसे पता चल गया? कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा, आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स में पता चल सकता है। नहीं सर मैंने तो $200 कमाए थे, मैंने जेब में रख लिए, वो खर्चा कर लिए, तो जब अब गवर्नमेंट को नहीं पता तो किसी को नहीं पता, तो फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी इनकम कमा ली है, वो अमेरिका में भी नहीं कमाई है, लेकिन आपके पास ग्रीन कार्ड टेस्ट है, तो आपको वर्ल्ड वाइड इनकम पे देना पड़ेगा। लेकिन सर सब्सटेंशियल प्रेजेंस के लिए कुछ कंडीशन है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पूछी जाएगी। फिजिकल प्रेजेंस होना पड़ेगा आपको 30 वर्क डेज ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड 183 ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड। ये दोनों कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब सर अगर मुझे 2023 के लिए अपना स्टेटस पता करना है कि क्या मैं सब्सटेंशियली अमेरिका में हूं या नहीं हूं, तो दो कंडीशन है। 2023 में एटलीस्ट 31 रहूंगा और 2023 के जस्ट पहले लिखा है ना, ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड दैट इंक्लूड्स द करंट ईयर। मतलब 2023, 2022 और 2021 तीनों ईयर में मिलाकर मैं अगर अमेरिका में 183 दिन 183 डेज रहता हूं तो मेरा सब्सटेंशियल प्रेजेंस माना जाता है अमेरिका में। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब आप लोग आंसर देने के लिए रेडी रहिए। 2023 में मैं केवल 20 डेज रहा हूं, लेकिन 22 में और 21 में 200 डेज मैं रेसिडेंट एलियन हूं या नहीं? यस और नो? अगर आपने क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुना है, इसके लिए मुझे वोटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। नहीं तो आपको अगर क्वेश्चन या नहीं लिखा तो हमने सुनने में प्रॉब्लम हो गई थी सर, तो अब मुझे वोटिंग करना है इस पे। सर ने लिख दिया 2023 में सर रहे हैं 21 दिन, लेकिन सर 22 में और 21 में यहां रह गए थे 100 दिन और यहां भी रह गए थे 100 दिन। बताइए मैं नॉन रेसिडेंट हूं, ये एलियन वर्ड अभी भूल जाओ, या रेसिडेंट बस। तो मेरा पोल करना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग आंसर आने लगे चैट बॉक्स में। तो अब मुझे पता करना क्लास में कितने बच्चे गलत प्रोसेस में है। तो शुरुआती दौर में ही गलत होगा, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में हो गया, तो नॉन पहला ऑप्शन है, नॉन और रेसिडेंट मैंने लिख दिया। बस फटाफट आंसर दे देना बेटा, है ना, ज्यादा स्लो नहीं चलना इस क्लास में, कुछ ज्यादा स्लो नहीं चलेंगे हम। दे दो आंसर फटाफट, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आंसर आना शुरू हो गए, बस यही देखना था मुझे। तो क्लास में 21% ऐसे हैं जो इनको रेसिडेंट मान रहे हैं अभी भी, और अभी पूरों ने आंसर नहीं दिया है। कुछ बच्चे तो आंसर देते ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को मेरे को लगता है पोल में पार्टिसिपेट करते नहीं आता। हर क्लास में देख रहा हूँ, मेरी एक IFRS की क्लासेस चलती हैं, उसमें भी 70-75 स्टूडेंट होते हैं, तो उसमें 10-15 बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं। क्या पोल करते नहीं आता है? क्या पोल का आंसर देते नहीं आता है क्या? अरे कुछ तो आंसर दे दो। वोट डालना है, मोदी जी को चुन लो, केजरीवाल को चुन लो, नोटा क्यों दबा रहे हो बेटा? सर हमारा ऑप्शन ही नहीं है राहुल जी। तो बेटा अभी आपने प्रोविजन ही ढंग से नहीं पढ़ा। यहां पे क्या बात लिखी थी? 31 डेज ड्यूरिंग द करंट ईयर तो कंपलसरी है, एंड लिखा है ना, और तो नहीं लिखा है। देखो प्रोविजन, अब यहीं पर आप गलती कर जाते, ये मैंने इसलिए यहां पे बना दिया एंड और ओ। ये देखो, अगर यहां पर और लिख देता मैं, और मतलब या तो 31 रहे, तो ऐसा तो वो गलत प्रोविजन हो जाता, क्योंकि यहां पे साफ लिखा है 31 डेज ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड 183। तो यहां पर मैं तो 21 डेज ही रहा हूं। तो जब मैं 21 डेज रहा हूं तो मैं यहां पर रेसिडेंट नहीं हूं, मैं यहां पर नॉन रेसिडेंट। बेटा छोटे छोटे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहां पर हम क्या है, और नहीं लिखा, एंड लिखा है ना, करंट ईयर एंड 183। तो छोटी सी बात थी। तो आज के बाद आपसे कोई पूछ ले रेसिडेंट एलियन, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप, नॉन रेसिडेंट एलियन, कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स होता है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यहाँ पे ये बात डे 1 से आपको क्लियर होना बहुत जरूरी, और ये बात किसी रिव्यू प्रोवाइडर ने इतने डिटेल में नहीं समझाई है जो हमने यहाँ पर कवर कर ली। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मेरे नोट्स और मेरी क्लासेस पढ़ने के बाद पास होने में बहुत ईजी होगा। आप क्वेश्चन करेंगे 95% आपका स्कोर आएगा, देखना। अभी अगले हफ्ते में आपका स्कोर चेक करूंगा ना, पहले यूनिट में 95% आप स्कोर मारेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर। और यहां पे लिखा था इमीडिएटली बिफोर दैट, तो करंट ईयर का इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप 2023 में एग्जाम देंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन 2022 ईयर के लिए ही आएंगे।
तो मैं एक यहाँ पर डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट आने वाले समय में भी पढ़ें तो कोई कोर्स में ऐसा चेंज नहीं आएगा, जहां जहां चेंजेस आएंगे उसके लिए अमेंडमेंट की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से रिकॉर्डेड क्लासेस भी लेते हैं बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल इन लाइव क्लासेस, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं आने वाले समय में भी लेंगे। अब ये क्लास अब जिनको मिलेगी नवंबर दिसंबर में, तो वो पूछेंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बीच में ही क्लास में बोल रहा हूं ताकि उनको कंफ्यूजन ना हो। तो सर ग्रीन कार्ड है तो फिर सब्सटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, यूएस सिटीजन है आप या परमानेंट ग्रीन कार्ड टेस्ट है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब सर और भी टेक्निकल पॉइंट के लिए मैंने ये इमोजी बनाई है बेटा, यहाँ पे ये सोचने के लिए बनाई है, ऐसे आपको ना कहीं मिल जाए तो समझना कि ये कुछ टेक्निकल पार्ट यहाँ पे था। अब अमेरिका में एक नंबर चलता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यूएस सिटीजन, इन नॉन यूएस सिटीजन टिपिकली इज डिनाइड एसएसएन। तो अगर आप एक नॉन यूएस सिटीजन है तो आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या होता है, वहां पर अमेरिकन गवर्नमेंट आपसे एक सोशल सिक्योरिटी टैक्स लेगी, जो हम आगे पढ़ेंगे फाइका टैक्स, आपने फंडामेंटल पढ़ा हो तो आपको पढ़ाया मैंने। तो अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करती है, वहां के लोगों को सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए आपको एक एसएसएन नंबर लेना पड़ता है। तो अगर किसी को एसएसएन नहीं मिल रहा है तो उसको वहां पर आईटीआईएन, इसके ऊपर एक अलग से पूरा टॉपिक आएगा आईटीआईएन, अभी केवल समझ लीजिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या इंडिया में इस प्रकार का कोई नंबर मिलता है आपको जिससे आपका टैक्स डिपार्टमेंट पता कर पाता है कि आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए किसको पता है। इंडिया में भी मिलता है, बस आईटीआईएन नाम नहीं। किसी ने सुनाओ सर, मिलता है ना पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, टिन नंबर बेटा सेल्स टैक्स में मिलता है, वो मिलता था। अब जीएसटीएन नंबर मिलता है, टिन नंबर नहीं, टेन नंबर होता है, टीडीएस के लिए होता है। आईटीएन आर इशूड रिगार्डलेस ऑफ इमिग्रेशन स्टेटस, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो आईटीआईएन सबको मिलता है, चाहे आप रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट। तो जैसे इंडिया में पैन कार्ड सबको मिलता है ना, अगर आप इंडिया में परमानेंट टैक्स अकाउंट नंबर जो है टैक्स की लायबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, ऐसे वहां पे चलता आईटीआईएन नंबर। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर एक अलग है और आईटीआईएन नंबर, सोशल सिक्योरिटीज में मैंने आपको बताया कि बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए मिलता है, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट देते हैं वहां पे सीनियर सिटीजन को, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, ओल्ड एज रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये वर्ड आप ध्यान रखिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, किनको मिलते हैं सर, यूएस सिटीजन को मिलते हैं। तो यूएस सिटीजन को मिलते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग कहां से करती है, कौन सा टैक्स लेती है, मैंने अभी क्या बताया आपको, एक फाइका टैक्स के बारे में बताया ना। और मैंने जब फाइका टैक्स हमारी फंडामेंटल क्लासेस में पढ़ाया था, वहां पे भी पढ़ाया था कि इसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं, वो जब आएगा तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि सर आपने दो नंबर के बारे में हमको यहाँ पे समझा दिया, एमसीक्यू ये पॉइंट पे बनेगा, एक ही एमसीक्यू है बुक्स में, यहाँ लिख दिया है आईटीआईएन नंबर। फुल फॉर्म क्या है सर, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब स्टूडेंट ने, किसी ने बीच में पूछा सर कंपनी के लिए, अभी कंपनी के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है बेटा, अभी हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। सो अभी कंपनी को टच करेंगे तो फिर एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन, एलएलसी, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे माइंड में, तो अभी उसको स्टॉप करते हुए वी हैव टू डिस्कस ओनली अबाउट द इंडिविजुअल टैक्सेशन। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब फॉर्म नंबर 1040 के शेड्यूल को भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, लेकिन अभी केवल फॉर्म नंबर 1040 क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया कि एक होगा आपका सीनियर के लिए, तो एवरीवन जो भी 65 साल से कम है वो फॉर्म 1040 फाइल करेगा, और जिनकी एज 65 और ओल्डर हैं वो यहां पर 1040 एसआर को फाइल करने वाले हैं। तो इसके बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे, आपको केवल 1040 और 1040 एसआर के बारे में यहां पर पॉइंट समझने की जरूरत थी, बाकी ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अब सर अब हमने थोड़ा बहुत यूएस टैक्सेशन आपके दिमाग में बैठा होगा कि सर आपने अभी पूरा कुछ नहीं समझाया, आपने इतना समझाया क्योंकि पहला डे ना बेटा। सर एक फेडरल टैक्स लॉ होता है अमेरिका के, अपने सिटीजन स्टेटस के बारे में बात करी, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करी। अब क्योंकि ये प्रोफेशन कौन सा है, एनरोल्ड एजेंट का प्रोफेशन है, तो अब आप सोचिए
आपके पास क्लाइंट आएगा और वो बोलेगा कि यार मुझे रिटर्न फाइल कराना है, मैं शीट को हटा लेता हूं यहां से। आप प्रैक्टिस, आप कभी भी बेटा ये मत सोचो कि आपको जॉब ही करना है, थोड़ा विजन बड़ा बना लो। हो सकता है कि आपकी खुद की इनरोल्ड एजेंट फर्म हो, गुजरात में, अहमदाबाद में, पंजाब में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, इंदौर में, ये सिटी के नाम में ले रहा हूं, मुंबई, दिल्ली, पुणे, यहाँ पर बहुत सारी इनरोल्ड एजेंट फर्म्स चल रही हैं। आपको पता होगा, नहीं पता है कि नहीं पता नहीं, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपकी सिटी में से कोई यहाँ बैठा है गुजरात, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद से, तो आपको थोड़ा सा सर्च करके देखना, बहुत सारे लोग अपना यूएस टैक्सेशन का काम करना शुरू कर दिए हैं। और गुजराती लोग तो बहुत अमेरिका में जाते हैं, गुजरात में तो इसका बहुत काम है, अहमदाबाद में स्पेशली। तो हमें थोड़ा सा नॉलेज रहता है। तो कंपनीज के नाम नहीं ले रहे हैं अभी, क्योंकि पब्लिकली भी वीडियोस बच्चे देखते हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप इनरोल्ड एजेंट बन गए, आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो बोल रहा है मुझे रिटर्न फाइल करना है 2023 का। पहली चीज आप उससे क्या मांगोगे? एक कल कोई क्लाइंट आ गया आपके पास, पहली चीज क्या मांगोगे? देखना चाहता हूं कितने बच्चे। एक बोल रहा सर बैंक स्टेटमेंट मांग लेंगे उससे पहले से, उसका स्टेटस पूछ लेंगे। तो बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ेंगी फिर तो। इसका इनकम स्टेटमेंट सबसे अच्छा है, उससे बोलो कि क्या पिछले साल रिटर्न फाइल किया था, तो सर प्रीवियस ईयर का रिटर्न आपको फाइल मांग लेना चाहिए, ये काम आपके ध्यान में होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर रिटर्न में सब पता चल जाएगा सर। जैसे किसी ने लिखा सर उसका स्टेटस पूछेंगे वो इंडिविजुअल है कि नहीं है, तो पता चल जाएगा ना 2022 में क्या स्टेटस था, 2023 में क्या करने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए कि लास्ट ईयर रिटर्न। तो लास्ट ईयर जब आप रिटर्न मांगोगे तो वो किस तरीके से आपके काम करेगा, उसके बारे में हम बात करें। तो उस चैप्टर का नाम है प्रिलिमिनरी वर्क टू दी प्रिपेयर टैक्स रिटर्न। कि आप अगर स्टार्टिंग करते हो तो सबसे पहले आपको क्या क्या काम करना चाहिए। तो सर जब हम पिछले साल का रिटर्न उससे मांगेंगे तो कंपैरिजन करने में हमें हेल्प मिलने वाली है। हमें पता चल जाएगा लास्ट ईयर उसकी $20,000 की इनकम थी, $50,000 की इनकम थी, व्हाट काइंड ऑफ इनकम, उसने कितनी इनकम जनरेट करी है, उस इनकम से करंट ईयर का कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया मिल जाएगा। जब आप पार्ट 3 पढ़ोगे तो आपको सर्कुलर 230 पढ़ना पड़ेगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास एक लाइसेंस आ रहा है। आप जब पार्ट 3 में जाओगे ना, तो कई स्टूडेंट पार्ट 3 पढ़ के बैठे, तो मैंने बताया था कि वहाँ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स आप होते हैं, तो आपकी कुछ मॉरल ड्यूटीज होती हैं। तो आप सबसे पहले क्या करो, उससे उससे पूछो कि क्या आपने लास्ट ईयर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया था। तो सर उससे हमें पता चलेगा कि उसने, क्या उसका कोई रिफंड तो नहीं निकल रहा है जो इस साल के टैक्स में से हमको एडजस्टमेंट कराना पड़े। तो हमको बहुत सारी चीजों का नॉलेज मिलेगा पिछले साल के रिटर्न को देखकर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिखा है सर कि उसकी रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी तो नहीं है, क्या उसने कोई अपना घर वर तो नहीं बेच दिया है। अब सर घर बेच दिया तो कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होगा। रिलेशन मतलब सर आपको एक हाउस बेचते हैं तो एक और हाउस खरीद लेते हैं, तो उसके कारण कैपिटल गेन में कुछ एग्जम्पशंस मिल जाती है। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा? अब सोचो 31 दिसंबर को कोई हाउस बेच के आया है, तो पिछले साल उसको गेन हुआ था, उसने कैरी फॉरवर्ड करा लिया था, तो पीछे के रिटर्न को देखकर ही तो आपको उसके उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। उसके उसने पिछले साल आइटमाइज डिडक्शन ली थी, क्या अब आपके लिए वर्ड नया हो सकता है? और इसीलिए तो फंडामेंटल क्लासेस ली जाती हैं। अब यहाँ पर अच्छा किसी को ऐसा क्लास में स्टूडेंट बैठा जिसको ये क्लियर नहीं है आइटमाइज डिडक्शन, ये दिक्कतें आती थी पहले, इसीलिए यहां पर मैंने उसको फंडामेंटल में सारी चीजों को कवर कर लिया। आइटमाइज डिडक्शन मतलब एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे इंडिया में आप क्या करते हो, आप डिडक्शंस लेते हो ना, बहुत सारे खर्चे करते हो। तो जैसे 80C में आप क्या करते हो, प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन लेते हो, LIC पॉलिसी लेते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो। तो ऐसे ही अमेरिका में भी कुछ आइटमाइज डिडक्शन मिलती है जो कि आपको आने वाले टॉपिक्स में पढ़ाई जाएंगी, कौन कौन सी आइटमाइज डिडक्शन। तो आप पिछले साल का रिटर्न देखकर, ये पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट चल रहा है? ये पार्ट 1 बेटा है ना। तो पार्ट 1 में आपको ये पढ़ाया जाएगा आइटमाइज डिडक्शन, क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल के ऊपर। ये सब कैसे पता चलेगा आपको? सर पिछले साल के रिटर्न को देखकर हम एनालिसिस कर लेंगे
कि उसके ऊपर कौन कौन से टैक्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। अब कुछ लेटरबाजी भी होगी आईआरएस के थ्रू। अब यहां पे लिखा प्रीवियस आईआरएस कॉरेस्पॉन्डेंस। चलिए बताइए ये कॉरेस्पॉन्डेंस क्या कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है? सर सिंपल सी बात है, इंडिया में भी तो होता है। आपने पिछले साल अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने अपनी इनकम का अंडर कैलकुलेशन किया है, तो वो आपको लेटर लिखेगा, लव लेटर काइंड ऑफ लिखेगा, नोटिस लिखेगा। वो नोटिस आप अपने क्लाइंट से बोल सकते हो कि क्या आपके पास कोई आईआरएस का नोटिस वगैरह आया है क्या, जिससे आपको करंट ईयर के रिटर्न के बारे में एक नॉलेज मिल सके कि हमें कुछ एडजस्टमेंट्स तो नहीं करने पड़ेंगे, कुछ प्रायर इसका ऑडिट में तो नहीं चला गया जिसमें ऑडिट से रिलेटेड कुछ कंप्लायंसेस करने हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जो क्लाइंट होता है उसका ऑडिट कराता है कि यार आपने कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो उसके लिए वो लेटर वगैरह लिखेगा आपको, कुछ आपके अगेंस्ट में जजमेंट वगैरह दे देगा। तो वो जो आईआरएस के साथ में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स में कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे उसको आप रीड कर लो। सिंपल सी बात है, उसको रीडिंग करके आपको आइडिया लग जाएगा कि यार किस प्रकार से नए साल का रिटर्न फाइल। इंडिया में तो सर हम 500 रुपए में रिटर्न फाइल करवा लेते हैं, ऐसा सोचते होगे ना बेटा, अमेरिका में नहीं होता ऐसा काम। 12 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, पता है आपको? तो आप सोचिए कि आपको तो अगर अगर आपने कोशिश कर ली, आपने 50-60 इंडियन जो अमेरिका में रहते हैं ये इन्हीं को पटा लिया कैसे करके 50, तो अब आप सोच लो आपकी इनकम क्या जाने वाली है। आपको तो केवल 50 लोग ही चाहिए। आप जो नौकरी वोकरी के सपने देखते रहते हो ना, 4 लाख का पैकेज लग जाए, कई बच्चे बोलते सर 6 लाख का पैकेज लग जाएगा क्या, 8 लाख का पैकेज। बेटा ये कोशिश करो कि कैसे मेरे अपनी अगले 5 साल के अंदर ये 50 क्लाइंट को मैं कैप्चर कर लूं। एक साल में 10 क्लाइंट भी आपने कैप्चर कर लिए ना, और जिस दिन आपके 50 क्लाइंट होगा तो आपके अंडर में 5 लोग काम कर रहे होंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। इतना काम है यूएस टैक्सेशन, अब आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा। सो सर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि क्लाइंट के कॉरेस्पॉन्डेंस को हम क्या करेंगे, एक बार अच्छे से रीड कर ली। अब जब उसका पिछले साल का रिटर्न देखेंगे तो कुछ नॉलेज मिलेगा, पता चलेगा उसने शादी करी है कि नहीं करी है। सर इनकम टैक्स का शादी से क्या लेना देना? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि पिछले साल तो सिंगल का स्टेटस था, इस साल तो मिंगल हो गए, शादी हो गई है, या पिछले साल मिंगल थे इस साल सिंगल हो गए। क्योंकि अमेरिका में जैसे हमारे इंडिया में आपने सुना होगा इनकम टैक्स का रिटर्न करने के लिए सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, और इसके अलावा तीसरा जो नॉर्मल था, अमेरिका में अलग है। अमेरिका में सीनियर सिटीजन का अलग कॉन्सेप्ट है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, मैरिड है लेकिन ज्वाइंटली दोनों हस्बैंड और वाइफ मिलकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है। सर शादीशुदा है लेकिन दोनों अलग अलग रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है। डाइवोर्स हो गया तो अलग कॉन्सेप्ट है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड हो तो अलग कॉन्सेप्ट है, कोई ब्लाइंड है तो कोई अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी चीजें आपको पिछले साल के रिटर्न को देखकर ही पता चलेगी। मैरिज पता चलेगी इस साल, आप पूछोगे ना क्या इस साल शादी हो गई है क्या। डाइवोर्स, सर ये चाइल्ड वाइल्ड भी काम आएंगे क्या, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे हम, चाइल्ड टैक्स पढ़ेंगे, किडी टैक्स पढ़ेंगे, ये सब बड़े मजे आएंगे आपको पढ़ने में अगर आप लाइव क्लास में आएंगे। लाइव क्लास का बेनिफिट आपको मैं बता रहा हूं, आपके ऐसे डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे जो आपके मन में बाई क्यूरियसिटी आते हैं, क्यूरियस होके आती है अच्छा सर ये चाइल्ड टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो डेफिनेटली उसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन लाइव क्लास में नहीं आती, रिकॉर्डेड क्लासेस में, तो फिर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन को ही डिस्कस कर सकते। सर लॉस के बारे में पता चलेगा, अगर पिछले साल कोई लॉस हुआ था तो उसको क्या कैरी फॉरवर्ड करना है, क्या कोई घर नया खरीद लिया, लाइफस्टाइल चेंज में, ये सारी चीजें आपको सिर्फ पता चलेंगी, याद नहीं करना। लेकिन एक रिटर्न को समझते समय आपके दिमाग में आना चाहिए ना, क्योंकि एमसीक्यू में अगर 2023 का क्वेश्चन दिया है और 2024 में या 2021 का दिया, इस साल उसका स्टेटस चेंज हो गया है तो डिडक्शंस डबल हो जाती है, ये सब आपको कैसे पता चलेगा? आप पिछले साल की रिटर्न को देखोगे कि पिछले साल उसने सिंगल फाइल किया था, वो बोल रहे मेरी तो शादी हो चुकी, तो फिर आप उसको सजेस्ट करोगे कि भैया मैरिड फाइल ज्वाइंटली रिटर्न फाइल कीजिए, बेनिफिट मिलेंगे आपको बहुत सारे इसके। तो यही तो आपके एडवाइस का काम, यही एडवाइस में काम आएगा आपके। सर क्या हम अंग्रेजों को भी, अब आपके दिमाग में एक स्टूडेंट ने पूछा सर क्या यूएस के लोग भी हमसे
कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अरे इंडियन बहुत से हैं वहां पे अमेरिका में, भारतीय जो है ना बहुत पहुंच चुके हैं अमेरिका में भी। करीब करीब अगर मेरा फिगर गलत नहीं है तो 3 करोड़ के आसपास होंगे वहां पे। अब आप सोच लो, 3 करोड़ नहीं, 30 लाख, सॉरी, 30 से 40 लाख इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मेरी क्लास में 12-15 तो बैठे हैं, आप सोचो, 12-15 तो मेरी क्लास में बैठे हैं। तो अब सोचो, अगर ये अच्छी इनकम कमाने लगे और ये अगर इनरोल्ड एजेंट नहीं होते तो मैं इनका रिटर्न फाइल कर रहा होता। तो मैं आपको यहां से नॉलेज दे रहा हूं कि 12-15 मेरी क्लास में बैठे हैं अभी जो अमेरिका से। तो आपको 10-12 क्लाइंट ढूंढना है। हाँ, 45 लाख समथिंग होंगे। तो अमेरिका में 45 लाख लोग हैं इंडियंस। अरे दूसरी कंट्री से भी है ना, अपने पड़ोस में पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग रहते हैं वहां, तो हिंदी समझते हैं वो भी। तो थोड़ा सा आसान होता है कन्विंस करना। और जॉब तो है ही सर। और जरूरी नहीं, अगर आपकी अच्छी वेबसाइट है, आप अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेफिनेटली आप अच्छे क्लाइंट को कैप्चर कर सकते हैं। और बहुत सारे टास्क अभी आपको धीरे धीरे पता चलेंगे ये के पास क्या क्या पावर होते हैं। चलिए सर, तो ये पिछले साल का रिटर्न देखकर हमें पता चल जाएगा, रिटायरमेंट, बैंक करप्सी, स्टेट्स के बारे में पता चल जाएगा, उसकी सैलरी क्या है, क्या उसकी वाइफ ने या उसके हस्बैंड ने काम स्टार्ट कर दिया है कि नहीं कर दिया है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आपको कैसे पता चलेगी, पिछले साल का रिटर्न देख के पता चलेगा। डिविडेंड क्या मिल रहा है, किस क्या पिछले साल कोई कैपिटल गेन हुआ था, क्या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम हुई थी, क्या कोई इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, रोथ आयरे। अब आप अभी मत पूछना बेटा ये क्या होता है रोथ आयरे, नहीं बता पाऊंगा। पर इतना समझो कि कुछ रिटायरमेंट के लिए सेविंग अकाउंट में आपने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, उसके बारे में आपको नॉलेज यहां पर क्या है मिल जाएगा। आयरे डिडक्शन, स्टूडेंट लोन, अलमनी, किसी का डाइवोर्स हो गया है तो उसको अलमनी मिल रही है, इसके ऊपर हमने एक बेसिक सेगमेंट लिया हुआ है। तो अलमनी के ऊपर किस प्रकार का टैक्सेशन हमें पे करना पड़ेगा, ये सब आप बेसिक क्लासेस के हमारे उसमें देख सकते हैं। वैसे टॉपिक में आएगा ये। हाँ, अब एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर कोई पहली बार रिटर्न फाइल कर रहा है तो फिर क्या करोगे। तो पिछले साल का तो कोई डेटा ही नहीं है, तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ना, उससे बिठाएंगे ना, उससे पूछेंगे बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ, पूछेंगे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, क्या आपके कोई बच्चे हैं, क्या आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, क्या आपकी एज कितनी है, आप किस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम करते हो कि नहीं करते हो, क्या 182 दिन से ज्यादा अमेरिका में रहते हो। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन यू विल आस्क। तो आप एक मेल ड्राफ्ट करोगे। अब सोचिए कितनी बढ़िया बात एक स्टूडेंट ने पूछी। अब अमेरिका में जो ताजा ताजा जाते होंगे, नए नए 6 महीने हो गए, अब इनकम टैक्स की डेट आ रही है। हमारी इंडिया जैसे तो कर नहीं सकते ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो पता ही नहीं चलेगा, वहां पता चल जाएगा। तो फिर आपको एक पूरी क्वेश्चन एंड सीरीज बनानी पड़ेगी। आप उससे सारे क्वेश्चंस पूछोगे। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछोगे, आर यू मैरिड और नॉट। आपकी वाइफ या हस्बैंड अगर फीमेल आपसे रिटर्न की सर्विसेज लेना चाह रही तो आप पूछोगे कौन कौन जॉब करता है, क्या आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, क्या 183 से ज्यादा आप रहते हो कि नहीं रहते हो, क्या आपके पास कोई होम है, क्या क्या आपने खर्चे किए हैं, किस प्रकार की आपकी इनकम है, क्या आपने कोई चैरिटी में डोनेशन दिया है, क्या कोई आपने मेडिकल पॉलिसी ली है, क्या आपने आईआरए अकाउंट में कुछ। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन यू विल आस्क फ्रॉम योर क्लाइंट। अगर आप पहली बार रिटर्न, यही सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो उनसे। यहां पे पूछना पड़ेगा। अगर आपने पहले से रिटर्न फाइल किया तो आपको दिख जाएगा पिछले साल का रिटर्न। हमेशा याद रखो, किसी भी नई कंपनी में भी काम करने जा रहे हो, मैं आपको एक सीरियस नोट पे बता रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं आता हो लेकिन आपको दो काम बहुत अच्छे से आते हो। पीछे का काम कैसे किया उसको रिव्यू करना, और गूगल अच्छे से चलाते आता, आपको सब आ जाएगा। और इसीलिए कह रहा हूं, कई बार इनरोल्ड एजेंट में किसी टॉपिक में आप स्ट्रगल कर जाओ, कोई स्पेसिफिक पॉइंट में, और आप रात के 2 बजे बैठे, तो रात के 2 बजे तो व्हाट्सएप नहीं कर सकते या मेल नहीं कर सकते ना, तो आप गूगल देवता की हेल्प ले सकते हो। जैसे प्री डाइवोर्स 2019 लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्सेप्ट आएगा कि 2019 के पहले का डाइवोर्स हो गया है तो टैक्सेबल होता है, बाद में होता तो एग्जम्प्ट होता है, वो सब पढ़ेंगे हम। तो सर हम यहां पर ये सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सो ये एक आपको शीट बना के दी गई है। मेडिकल एक्सपेंसेस, टैक्सेस, इंटरेस्ट, गिफ्ट, डिपेंडेंट केयर एक्सपेंसेस, एजुकेशन, चाइल्ड टैक्स, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन यू विल आस्क फ्रॉम योर फर्स्ट टाइम क्लाइंट। फर्स्ट टाइम या जो आपके पास हाँ पहली बार आ रहा है उससे आप पूछोगे, उसके पहले आ चुका है तो फिर आपके पास एक रिकॉर्ड होगा उसका, तो आपको वहां पे पूछने की सच वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी सर। ठीक है सर, बिल्कुल सरल बात थी। डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 65 एज का है तो फिर हमें उसको एक बेनिफिट मिलने वाला, उसको एडिशनल डिडक्शंस मिलती।
मैरिटल स्टेटस के कारण आपको बहुत सारे नॉलेज वहां पे मिलेगा। तो ये सब लिखा हुआ, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको पूछना है उनसे, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है, फोटो आईडी वगैरह सब कुछ ले लीजिए उनसे, तो आप उनका रिटर्न काफी आसानी से क्या कर पाएंगे, फाइल कर पाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ये लेक्चर हमें कहाँ मिले, बता देता हूं आपको।